हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरा नाम रौनक है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सूर्यगढ़ की हवेली और उस खौफनाक टायन का साया। देखिए, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही रोचक और रहस्यमय होने वाली है। देखिए, अगर डिसलाइक करते तो ज़रूर बताइएगा कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा नया नया वीडियोज़ है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कुछ कमी हो। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तभी उस भीड़ में से एक काला कपड़ा पहने हुए, लंबी दाढ़ियों वाला, लाल सुर्ख आंखें, बड़े बड़े बाल और हाथों में चिमटा लिए हुए और जैसे कि गांजे के नशे में धुत झूमता हुआ एक व्यक्ति निकला। उसने बोला कि हाँ, ये सारे कत्ल उस डायन ने ही किए हैं। तभी प्रताप सिंह छल्ला उठे। उन्होंने बोला, तेरे को बहुत मालूम है, तो पागल खाने में होने वाला व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा, ये जो प्रताप सिंह थे ये थोड़े नए ख्यालात के थे और इन सभी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि दो सिपाहियों से इसे पकड़ और चल लेके चल थाने। हो न हो ये सब इसी की करामात है और गांव वालों को डरा धमका कर बहला करके कोई ना कोई षड्यंत्र की खिचड़ी पका रहा है। जब रिमांड के टॉर्चर पड़ेंगे तो खुद अपना सारा बयान बकेगा। ये कहते हुए सभी उस अघोरी को पकड़े और इस तांत्रिक का नाम था अवरनाथ। इसे पकड़ करके ले गए थाने। दिन ढली, रात हुई, इसे टॉर्चर दिया गया। तभी उसने बोला कि देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। असली मुजरिमों को पकड़ने की जगह मेरे साथ बदसलूकी पर उतर गया हूँ। अच्छा, ये जो इंस्पेक्टर साहब थे ये चेंज हो गए थे और पुराने वाले इंस्पेक्टर रिटायर कर चुके थे। तो इन्हें तो उतना पता नहीं था सारे मैटर्स के बारे में। तो इन्होंने बोला कि अरे पाखंडी बहुत सारे पाखंड करता है, चल एक बात बता, ये सारा कत्ल कौन कर रहा है। हालांकि तांत्रिकों का अलग ही दिमाग चलता है। उन्होंने बोला कि देखो, मैं अपनी विद्या से पता लगाया हूँ और ये जो सारे कत्ल कर रहे हैं उसका नाम राखी है। उसने बोला कि अच्छा, तो अब एक और नया मतलब उठा कर ले आए तू कहानी। उसने बोला मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, तो आज से 20 साल पुरानी एक लाखी नाम की लड़की की फाइल खोल के देख ले, इसे तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बोला कि अच्छा, क्लियर हो जाएंगे। फिर उसने उसकी आंखों में देखा कि ये तो बड़ी आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, किसी को ये चंबा हो जाएगा। कह रहा भाई, इतने आत्मविश्वास के साथ कौन बोलेगा और आखिर क्यों बोलेगा। वो भी थोड़ा सा उसकी बातों के बहकावे में आ गया और उसने बोला सिपाही को कि एक काम कर, तू 20 साल पहले की सारी फाइलें उठा। वो पूरा अलमारी खोला और 20 साल पहले की सारी धूल जमी हुई फाइलों को खोला। उसमें से सही में एक राखी, एक नारेंद्र और उनके 3 सिपाहियों की फाइलें मिली। उसने बोला कि देखो तांत्रिक साहब, मैंने आपसे जो बदसलूकी की है उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन साइंस इन सही बातों पे विश्वास नहीं करता है। तो अगर आप मुझे मेरी कोई मदद कर सकते हो तो प्लीज़ इस मिस्ट्री को सुलझाने में मेरी मदद करो। तभी उस तांत्रिक ने बोला कि देखो, पिछली बार भी अमावस्या थी, आज भी अमावस्या है, तो अगर आपको इसे रोकना है तो सबसे पहले आज रात उस हवेली में किसी को भी जाने से रोको। और यहाँ इधर इस हवेली से 20 किलोमीटर दूर 4 दोस्त, अस्मिता, रश्मिका और उसके 2 बॉयफ्रेंड पार्टी कर रहे थे। तभी आज के पेपर में भी ये खबर छपी थी इस चौराहा गांव की और उस खजाने की बात। अस्मिता ने पढ़ते हुए बोला, अरे यार देखो यार, आज क्या छपी है। उसे सारी बातें बताई। तो उसमें से उसका बॉयफ्रेंड क्या बोलता है कि मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस पर विश्वास करने से क्या मतलब बेबी, क्यों डरा रही हो सबको। अस्मिता ने बोला कि हवा होती है और उसे महसूस की जाती है। तभी मजाक करते हुए उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि हाँ, तो सिर्फ महसूस ही की जा सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। अस्मिता ने उसके जवाब में बहुत ही पैने और तीखे जवाब दिए कि जरूर, और वही हवा जब तूफान का रूप लेती है तो सब नष्ट कर देती है। बिल्कुल इसी तरह से आत्मा भी अपने ऊपर आ जाए
कुछ नहीं बक्सेगी। माहौल में एक सन्नाटा था, सभी डर गए, पार्टी के रंग में भंग मिल गया। तभी रश्मिका के बॉयफ्रेंड ने बोला कि अरे अस्मिता, तुम्हें चढ़ गई है, एक काम करो, चलो घर चलते हैं। इन चारों ने जैसे ही उठकर जाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की, उनके बगल वाले टेबल पर 4 बदमाश थे। चारों ने बोला, कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों के साथ जो तितलियाँ हैं उसे हमारे पास देते हुए थे, चलो। इतना सुनते ही अस्मिता का बॉयफ्रेंड से रहा नहीं गया और उसने उसके बॉस को यह गुस्सा दे डाला, जिससे तिलमिला कर ज़मीन पर गिर गया और तड़पने लगा। यह देखकर उसके तीनों दोस्त उसकी तरफ झपटे। तभी ये चारों मिल करके उन तीनों को मारा और मारते मारते ज़मीन पे लिटा दिया। और फिर चारों ने, सभी ने बारी बारी से उस सभी को बहुत मार मारा। अंतिम में उसका बॉस उनसे माफ़ी मांगने लगा, जो देख कर के अस्मिता को दया आ गई और चारों छोड़ करके बाहर निकल आए। अब इसमें रश्मिका बोलती है कि अगर ये बात सच है कि वहाँ खजाना है, तो क्यों ना हम उस खजाने को पाने के लिए चले। ये सुनकर के अस्मिता बोलती है, पागल हो क्या, क्या बात करती हो? तो अस्मिता के बॉयफ्रेंड ने बोला, हाँ अगर बात सच है तो हम अभी चलेंगे। तो अस्मिता ने बोला, देखो जहाँ तक मेरी समझ है कि चलना है तो कल दिन में चलेंगे, पर अभी जाना ठीक नहीं होगा। उसने बोला कि अच्छा, अब तो अभी ही चलेंगे। वो ये प्रूफ करना चाहता था कि अस्मिता जो वहम पर विश्वास रखती है वह दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कह करके सभी अपना गाड़ी लेके बढ़ चले। रात के 7 बजे वहाँ से निकले उस होटल से उन्होंने, और करीबन करीबन इन्हें उस चौराहे तक पहुँचते पहुँचते हैं 10 बज गए थे। रश्मिका ने बोला कि अरे कितना दूर है, तुम लोग तो बोले थे 20 किलोमीटर है। तभी उसका बॉयफ्रेंड ने बोला, अरे महारानी, सोई सोई सिर्फ देखती रहती हो, रास्तों को भी देखना चाहिए, कितना खटंजर था, अब रोड अच्छा मिला है और चौराहे के करीब करीब पहुँच ही चुके हैं। तभी वहाँ प्रताप सिंह जी अपने दल बल के साथ उपस्थित थे। उन्होंने बोला, ये जो गाड़ी आ रही है इसे रोको। जब गाड़ी को रोका और गाड़ी के शीशे नीचे नॉक करवाए तो उन्होंने देखा कि 2 लड़के और 2 लड़के। प्रताप सिंह जी ने बोला, क्या खूब जनाब, स्वयं तो चल ही रहे हैं, साथ साथ इतनी जवानियों को लेकर चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी पूजा नहीं होगी तो क्या होगी, बाहर निकलो। इन दो इतनी खूबसूरत लड़कियों को लेकर चलोगे तो क्या चोरी बलात्कार जैसी समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसे केसेस नहीं बनेंगे, तो क्या पूजा और आरती के केस बनेंगे? क्या करने निकले हो रात में? उसने बोला कि पड़ोस में अपने एक रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, उनके यहाँ जा रहे हैं। पुलिस ने बोला, ठीक है चले जाओ यहाँ से, यहाँ रात को रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, यहाँ खतरनाक है और खतरे से खाली नहीं है। चारों गाड़ी में बैठे। अस्मिता ने बोला, खामोखा मैं बोली थी कि पंगा नहीं लेने के लिए, यहाँ आए देखो, यहाँ पुलिस भी गश्त पे थी, जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो राज है। अब जाएंगे कहाँ, किस गांव जाएंगे? उसने बोला, शहर ही जाएंगे, छोटी पहाड़ी वाली रास्ता लेके, और वहाँ से बगल वाली चौक से होते हुए कट जाएंगे। उसने बोला, ठीक है चलो। जब छोटी पहाड़ी पे लोग चढ़ रहे थे तभी लछिया को पता चला कि कोई गाड़ी पहाड़ी पे आ रही है। लछिया ने बोला अपने साथियों को कि रास्तों पे पत्थर डाल दो और रास्ता लॉक कर दो, बड़े दिन बाद शिकार हाथ लगी है और आज इन्हें जाने नहीं देंगे। तभी उन लोगों के आगे बढ़े वो लोग, और जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे तो खूबसूरत सा नज़ारा, और तभी अचानक बड़े बड़े पत्थर। इन लोगों ने ब्रेक लगाई। अब क्या करें, रश्मिका ने बोला। तो उसका बॉयफ्रेंड क्या बोलता है पता है क्या है? पत्थरों को ठोकर मार कर गिराओ और रास्ते हैं, आगे बढ़ते चलो। जैसे ही लोग गाड़ी से नीचे उतरे और पत्थर को उठाना शुरू किया, पीछे से लछिया ने अपने तलबल के साथ इनके ऊपर हमला बोल दिया। तभी बड़ा सा पत्थर ले करके अस्मिता का बॉयफ्रेंड लछिया के आंख पे मारा और वो तिलमिला गया और बोला कि पकड़ो इन कुत्तों को, जान से मार देंगे। इतना कहते हुए जैसे ही उन घुड़सवारों ने इनके ऊपर दौड़ा तो उनके घोड़ों के ऊपर एक एक पत्थर इस सभी ने दे मारा, जिससे घोड़े अपने दोनों दो पैर उठा उठा के तांडव करने लगे। इतने में चारों पहाड़ी के नीचे झाड़ी में कूदे और बगीचे वाले रास्ते से दौड़ के भागना शुरू किया। लछिया अपने आप को संभालते हुए बोला कि इन कुत्तों का पीछा करो और इन्हें जीवित या मुर्दा मेरे पास उपस्थित करो। तभी 4
घुड़सवार इनकी तरफ दौड़ते हुए उस बगीचे वाले रास्ते से बढ़ने लगे। आगे आगे चारों, पीछे पीछे वो घुड़सवार, और गोलियों की धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें। और बड़े इत्तेफाक की बात है, ये लोग घूम फिर करके उसी हवेली में पहुंच गए, उसी खंडहर में। उन चारों ने बोला, अरे भाई बड़ी अजीब जगह है यार। और उस कुएं से इन्हें बहुत ही अजीब प्रकाश निकलती हुई दिखाई दी। ये देखकर ये चारों डरा गए और दीवार में अपनी एक छोटी सी जगह थी उसमें नुका गए हवेली के। तभी ये चारों घुड़सवार उधर आए और उन लोगों ने बोला, अरे यार ये तो उस सरपंचवा के खंडहर पर आ गए। चल कोई ना, इसी खंडहर में छुपे होंगे चारों, पकड़ कर ले चल। कहते हुए घोड़सवार घोड़े से उतरे और उस खंडहर में दाखिल हो गए। अच्छा, ये लोग तो पीछे वाले दरवाजे से हुए थे और वो ससुरा बगल की दीवार फांद कर आया। और जब दीवार फांद के आया तो ठीक सामने उसने उस डायन को पाया। अब ये चारों बहुत ये कि चल भाई, एक तो आसानी से हाथ आ गई, अब 3 बचे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि अरे कुत्तों, पीछे तुम्हारे लिए मौत खड़ी है, मौत। जब ये चारों उसे पकड़ करके अपनी तरफ घुमाते हैं तो मानो इनकी गर्दन ही बैठ गई, क्योंकि वो इंसानी रूप में इंसान नहीं, हैवान थी, हैवान। एक का उसने गर्दन पकड़ा और अपनी लंबी दांतों से ऐसा हवाक मारा कि खून के छींटे पूरे दीवार पे पड़ते हुए दिख रहे थे। तभी वो 2-3 जो उसके साथी थे वो चिल्ला उठे। इतने पे वो शैतान चौकी के इंस्पेक्टर साहब उस हवेली की तरफ रुख किए और उधर पड़ने लगे। तभी इस डायन ने अपने 2 हाथों से 2 को पकड़ा और उसे छोड़कर तीसरे को फिर से उसके गर्दन में अपनी दांतें हिला दी और इन दोनों को अपने नाखूनों से इनका सीना फाड़ डाला। इतना देखते ही वो जो चारों थे वो डर से ऊपर से लेकर नीचे तक मानो मूर्त बन गए 1 सेकंड के लिए। तभी अस्मिता को होश आया और उसने उन अपने सभी साथियों को बोला, यहाँ से जल्दी भागो। पीछे वाले दरवाजे से वो लोग भागते हुए सामने की तरफ निकल के आए। तभी प्रताप सिंह ने बोला, ये लो। अरे वो भाई साहब, तुम लोग तो जा रहे थे, फिर उधर से लौट कर इधर कैसे आ गए? उसने सारी आपीती बताई। ये बात बोलकर तो शैतान चौकी के इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि सिपाही को कि जाओ इसे पहाड़ी से इनकी गाड़ी इन्हें दिलवाओ और इन्हें शहर तक छोड़कर आना। इतना कहते हुए वो जीप में बैठे और शैतान चौकी के लिए रवाना हो गए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ ज़रूर जो तांत्रिक बोल रहा था बिल्कुल सत्य ही है। कहते हुए वो लोग वापस हो गए और 2 सिपाही गए और पहाड़ी पे उसका गाड़ी वैसे ही था। लचिया ने गाड़ी को ले जाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि डाकू लोग गाड़ियों से तो नहीं बल्कि घोड़े से चला करते थे, तो गाड़ी को उन्होंने छुआ तक नहीं था। गाड़ी स्टार्ट करी चारों दोस्तों ने और सिपाही ने। सिपाही अपने थाने चौकी पे उतर गया और वो गाड़ी लेकर के वो चारों दोस्त शहर की ओर रवाना हो गए। देखिए, अब ये लोग पहुँचते उस तांत्रिक के पास में। तांत्रिक को बोलते हैं कि इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। तो उसने बोला, क्या समाधान तो है पर समाधान करने वाला नहीं है। उसने बोला, मतलब? तो मतलब समाधान करने वाला भी जेल में है। तो किसकी बात कर रहे हो? शायद आप उस सोनवा की बात कर रहे हो जो इस आरोप में जेल में बंधा हुआ था। तांत्रिक ने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप सच में इंस्पेक्टर बनने के काबिल हो। प्रताप सिंह ने बोला, ठीक है। देखिए क्या है तांत्रिक साहब कि वो जो आरोपी है उसका आज सज़ा पूरा हो रहा है, आज पूरे 20 साल हो गए हैं और वो जेल से बाहर आ रहा है। तो इस कंडीशन में उसे यहाँ लाना ठीक होगा? तो अवश्य, अगर आप न लाओगे तो खुद ही आएगा। ठीक है, मैं ही जाता हूँ। कहते हुए वो जेल के गेट पे पहुँचे गाड़ी लेकर के पूरे दल बल के साथ इंस्पेक्टर साहब। तभी जेल से अंगड़ाई लेता हुआ एक पट्ठा पहलवान निकला जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी और अजीब सी शक्ल हो चुके थे। यहाँ एक बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि सब कुछ बदल गया था पर उस सोनुआ ने कुछ भी भूला नहीं था। भले ही लोग उसे पागल बोलते थे, विरह में वो थोड़ा सा हल्का पागल हो चुका था, लेकिन आज भी वो राखी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें गाड़ी में बैठाया। सोनुआ ने बोला कि साहब, सरकार मेरे को आप लोग जिस स्थिति में थे उस स्थिति में छोड़ देते हैं। पहले वाले साहब ने तो इतनी दफ़ाएं लगाई, आप कौन कौन सी दफ़ा लगाने के लिए ले चल रहे हो?
इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि देखो जो हो गया उसे तो मैं नहीं रोक सकता, पर जो चल रहा है उसमें ज़रूर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ अपने से तुम्हारे लिए अच्छा कर सकें। ऐसा करते हुए वो आगे बढ़े। तब तक बातों बातों में ही शैतान चौकी पहुंच चुके थे। तांत्रिक ने सारा तैयारी करा और बोला कि शाम को उस हवेली पे हमें सोनुआ को और सभी गांव वालों को लेकर के इकट्ठा होना है। उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा ही होगा। पुलिस ने बोला कि तब तक मैं इस लक्ष्य से निपट कर आता हूँ। सुनता हूँ पहाड़ी पे कुछ डाकू के गिरोह रहने लगे हैं। तभी वो तांत्रिक हंसते हुए बोला कि जाओ, हो सकता है प्रारब्ध की तरफ ही बढ़ रहे हो, तुम्हारे कदम तेरा कल्याण हो। कहता हुआ वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया। प्रताप सिंह तब तक समझ चुके थे हल्का हल्का तांत्रिक को कि ये पहुँचे हुए फकीर हैं और इनके बातों का कुछ न कुछ जरूर महान अर्थ होता है। पहाड़ी की तरफ अपने सभी दल बल के साथ निकल पड़े। लक्ष्या ने देखा कि पुलिस जीप पहाड़ी की तरफ बढ़ रही है। उसने अपने साथियों से बोला, साथियों पोजीशन ले लो, कुछ मेहमान आ रहे हैं, स्वागत करना पड़ेगा। इतना कहते हुए भी अभी उठ ही रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले पीछे के पहाड़ी से हमला कर दिए और तभी बोला कि किसी ने भी हाथ उठाने में आनाकानी की तो सभी को ठोक डालूंगा। तभी प्रताप सिंह जी पहुंच चुके थे तब तक, लेकिन लक्ष्या का ही एक साथी बाबला, उसने गोलियां चला दी। गोलियां चलाने की वजह से सभी सिपाही आपस में बचने के लिए 3-4 गोलियां दाग दी, जिससे उनके 4-5 साथी ऐसे ही ठुक गए। यह देखकर लक्ष्या पूरा डर गया और अपनी हाथें उठा दी और बंदूक के नोक पर चलने लगे। अभी ये सारा कारनामा हो ही रहा था कि रास्ते में लक्ष्या ने चकमा देकर के इन्हें बगीचे वाले रास्ते से भागना शुरू किया। अच्छा, एक इत्तेफाक थे उस टाइम के, क्या तो ये जो बगीचा का रास्ता चुनता था वो पहुंचता उसी हवेली में था। और आज भी वही हुआ। लक्ष्या और लक्ष्या के सारे साथी उसी हवेली में पहुंच गए। शायद इनकी दुर्दशा लिखी हुई थी। यहाँ इनके साथ होता क्या है, ये लोग देखते हैं कुएं से एक प्रकाश निकल रही है। लक्ष्या बोला, लगता है वो खजाना उस दिन नहीं मिला था, कहीं आज मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो कुएं की तरफ बढ़ने लगा, जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता थे। इधर तांत्रिक अवगरनाथ अपनी क्रिया करते हुए आगे बढ़ने लगा। हवेली के जैसे ही दरवाजे पे ओम कपालिके नमः कह करके जल छिड़का, वो दरवाज़ा खुल गया। अंदर गया, वो अपनी सारी क्रिया करी। क्रिया करके सोनुआ को लेके आगे बढ़ा और वो कुएं के चारों ओर घूमने लगा। अभी प्रकाश रूपी, तभी बीम उसके पूरे चक्कर लगाने से पहले उसमें से निकल के और भागी। और जब वो बीम भागी तो चंद माइक्रो सेकेंड के लिए जैसा लगा जैसे कोई करंट जैसे निकल गया। तभी सभी गांव वाले डर के कुछ कदम पीछे लिए और वो बीम सीधे जाकर लक्ष्या के चारों साथियों के पास पहुंचे। वो चारों साथी वही थे जिसमें से एक बाबलो था, जो बाबलो उस दिन जिसके ऊपर राखी ने प्रहार किया था। सबसे पहले उस डायन ने उस बाबलो का गर्दन तोड़ दिया। यह देख करके लक्ष्या डर गया कि ये क्या है। ये कहकर लक्ष्या ने अपने चाकू निकाले और चाकू निकाल करके उस डायन रूपी राखी के ऊपर बहुत सारे प्रहार किए। पर कहा गया है ना गीता में कि आत्मा तो अमर है, उसे कोई नहीं मान सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च कलेदयन्त्यपो न च शोषति मारुता। वही हाल वहाँ हो रहा था और यह गीता के ज्ञान वहाँ सत्य होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तभी अचानक से वह अघड़ उस डायन को शांत करने की कोशिश में बोला कि रुक जाओ, जाने दो, जो हो गया वो हो गया, पर अभी से तो तुम अपनी मुक्ति की राह पे बढ़ो। उस डायन ने एक ना सुनी उस औगड़ की। उस औगड़ ने बोला सोनुआ को कि जाओ कुएं में और कुएं के अंदर से राखी के कंकाल में रस्सी बांधकर उसे ऊपर की ओर खींचो। रस्सी दे करके उसको उस कुएं में उतारा गया। बेचारा सोनुआ कुएं में उतरा और उतर के उस कंकाल को खींचा और कंकाल के साथ साथ उसे वो मणि भी हाथ लग गई जो उसके कंकाल में फंसी हुई थी और ओढ़नी से बंधी हुई थी। जब वो बेचारा बाहर निकला तो कंकाल को देख के खूब एक तो रो रहा था। उस औगड़ ने बोला कि सिंदूर उठा और इस कंकाल के माथे पे लगा दे। सोनुआ से रहा नहीं गया, ऐसा तो कर दिया, लेकिन फूट फूट कर रोने लगा।
तभी वो डायन एक एक करके लछिया के साथ साथ तीनों साथियों को बड़ी बेरहमी से मारती हुई, मौत के घाट उतारती हुई सोनुआ के पास बढ़ी। और उसे देख करके मानो उसके शरीर से दो भाग हुए। एक भाग में उसकी काली छाया जो कि अलग छत के साइड हो गई, और एक भाग जो कि सोनुआ को देखकर को फुट फुट के रोने लगी और देखते देखते अदृश्य हो गई। और वो काली छाया उसे तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छीटा और जलाकर राख कर दिया। इसी के साथ वह सारा चक्रजाल खत्म हो गया। और प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देते हुए अघोरी ने बोला, उस अगर तांत्रिक ने, कि आपने इस गांव के लिए कितना भला किया है वो शायद कोई नहीं जान सकता। और हाँ, आप यहाँ पे आए ये शायद फरिश्ता बन करके ही आए हो, क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी भी इस कार्य को पूर्णतः अंजाम नहीं दे पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रताप सिंह जी ने बोला था कि जो होता है ईश्वर करते हैं, ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं। और हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य था। आपने इतना किया इस गांव के लिए निस्वार्थ रूप से, इसलिए आप जैसे तांत्रिक को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हुए और तभी वो अघोरनाथ तांत्रिक वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि अघोरियों की एक ठिकाना नहीं होती। अच्छा, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होता है और किसी और एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।